ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। और जिस हिसाब से अब जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, उससे लेट मैरिजेज हो रही हैं। ये दोनों ही में है, मेल में भी है, फीमेल चिल्ड्रंस में भी है। और जो शादी की आइडियल उम्र होती है 22 से लेके 27-28 साल की एज तक, पर अब 30-30, 35-35 साल के बाद शादियां कर रही हैं। बाहर तो यहाँ तक है कि इवन अपने मेट्रो सिटीज़ में कि एग फ्रीज करा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लेट मैरिज। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ेगी, एबनॉर्मलिटीज़ इन द चिल्ड्रन जो पैदा होंगे उनमें आएगी। जैसे डाउन सिंड्रोम है, 13X सिंड्रोम है, 18X सिंड्रोम है। तो ये सारी जो बीमारियां आती हैं वो एज बढ़ने से आती हैं। दूसरा से क्या है कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो राइट टाइम पे ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई आप कैरियर को भी बनाएं और साथ में अपना फैमिली का भी देखें। अगर आपने फैमिली टाइम पे कंप्लीट नहीं की तो ये बहुत बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य होगा कि आने वाली जनरेशन्स में जो यूथ जनरेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ पे विशेष फोकस करें कि यदि आप वास्तव में बहुत ही ब्राइट हैं या बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड हैं तो लेट मैरिज का सोचें। अदरवाइज टाइमली शादी करें, टाइमली बच्चे करें। और इन बीमारियों से जो बच्चों को हो सकती हैं, आपको खुद को भी जब यदि लेडी की एज ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, IUGR मतलब बच्चे की ग्रोथ में कमी होती है प्रेगनेंसी में, अबॉर्शंस ज़्यादा होते हैं, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर उनसे बचना है और ओवरऑल यदि अपने को मैटरनल और फीटल वेलबींग को, बच्चे की जो स्वास्थ्य है और माँ का स्वास्थ्य है उसको ठीक रखना है तो समय पे शादी और समय पे बच्चे होना बहुत ही ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप हुई है, बस सवाल यही है कि भाई टेक्नोलॉजी का एक जिम्नास्टिक नहीं बनाया जाए उसको, जहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन है। मान लो किसी की ट्यूब बंद है, वो ट्यूब ठीक हो ही नहीं सकती, खुल ही नहीं सकती, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है, या किसी की शादी के बाद बच्चे हो गए, उसने फिर अपनी ट्यूब बंद करा ली लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी से या ओपन से, अब फिर उसने दूसरी शादी कर ली या कोई और बात हो गई, घर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं कई जगह, तो फिर अब उनको बच्चे कैसे होंगे? या तो उसको ओपन करो, ओपन में इतनी सक्सेस होती नहीं है। तो इस तरह के जहाँ जेन्युइन केस है वहाँ तो आपको IVF करना ही पड़ेगा। पर छोटे छोटे इंडिकेशंस पे जहाँ पे नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है वहाँ पे ये करना वो ठीक नहीं है। दूसरा, जैसा एडवांस एज का जो सवाल आपने पहले पूछा था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। उसमें क्या है, प्रेगनेंसी रेट कम हो जाती है। मेल में भी जैसे जैसे एडवांस एज होती है तो स्पर्म की क्वालिटी, नंबर तो कम होते हैं पर वो ज़्यादा बहुत कम नहीं होते, पर जो क्वालिटी, उनकी जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है, उनकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है मेल पार्टनर की उम्र से भी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी ठीक है, अगर मान लो बहुत कम स्पर्म है तो ICSI एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एक सिंगल स्पर्म, नॉर्मल जो IVF होता है कन्वेंशनल, उसमें एक एग के लिए आपको करीब 50,000 स्पर्म डालने पड़ते हैं। वो नेचुरली उसको पियर्स करके एक स्पर्म उसमें जाता है। जो ICSI होती है उसमें सिर्फ आप एक स्पर्म ही सेलेक्ट करते हो और उसको नीडल के थ्रू जो एग है उस साइड है उसमें इंजेक्ट कर देते हो। तो जिनके कम स्पर्म्स हैं, बहुत कम स्पर्म्स हैं, लेस देन नॉर्मल काउंट 20 मिलियन से ज़्यादा होता है, तो यदि लेस देन 1 मिलियन है, या आपको टोटल एज स्पर्मिया है, बिल्कुल स्पर्म नहीं है पर स्पर्म बन रहे हैं कोई वास्ट डिफरेंस में या एपिडिडिमिस में, स्मॉल पॉक्स की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से उस मेल पार्टनर में स्पर्म बन तो रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट टेस्टिस से स्पर्म लेके या एपिडिडिमिस से स्पर्म्स लेके एक स्पर्म भी इंजेक्ट करके और वो खुद अपने बच्चे का मातृत्व सुख है और जो पितृत्व सुख है वो ले सकते हैं। इसी तरह और भी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है, जहाँ एडवांस्ड एज की लेडीज हैं जिनको प्रेगनेंसी करनी है, जिनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या बार बार एबनॉर्मल बच्चे, जेनेटिकली एबनॉर्मल या कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हो रही हैं, तो उस केसेज में हम पहले एग को फर्टिलाइज करके और उसकी बायोप्सी करके देख लेते हैं, क्योंकि हर सेल इनिशियल स्टेज में टोटीपोटेंट, मतलब एक सेल से एक बच्चा हो सकता है। तो आप एक सेल उसका पार्ट निकाल लेते हो और उसकी बायोप्सी करके देख लेते हो कि इसमें कोई इसके जो क्रोमोजोम्स हैं, कैरियोटाइपिंग है, फिश है, NGS है, इस तरह की कई टेक्निक हैं,
उसके द्वारा आप ये पता लगा लेते हो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या टेस्टिंग से कि ये जो एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये नॉर्मल है और इससे स्वस्थ बच्चे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो भी एक टेक्निक है जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ये इसका प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड काफ़ी फिक्स हो चुका है। आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट होना चाहिए। आज जब देखते हैं अपन फास्ट फूड पर कितना फोकस करते हैं, उससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज बच्चियों में बहुत हो रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, उससे प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी की। स्ट्रेस है, आप घंटों तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हो या कोई गेम खेलते रहते हो, स्क्रीन पे काफ़ी टाइम आप वेस्ट करते हो। तो इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस लाइफ का बहुत है। सोशल मीडिया का भी एक डबल एज स्वॉर्ड है, उसका एक्सेसिव यूज़ है, वो आपको कई गलत धारणाओं को जन्म देता है और थोड़ा इससे चारित्रिक दोष भी अपने समाज में आपको यंग बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि माता पिता जो हैं बच्चे के, वो पहले गुरु होते हैं। वो बच्चों को संस्कारित करें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और इन चीज़ों से कि भाई अच्छा खाना है, घर का खाना है, बाहर कम से कम जाना है, बहुत ही ज़रूरी हो तो जाना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़, ज़्यादा सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और पता नहीं क्या क्या चलते हैं, फेसबुक है, इन सब को अवॉइड करना ज़रूरी है। एडल्ट्रेशन ऑफ द वाटर है, पॉल्यूशन ऑफ द वाटर है, पॉल्यूशन ऑफ द एयर है, पॉल्यूशन ऑफ द साउंड है, कहाँ तक गिनाओ आप। सो मैनी कॉजेज़ फॉर दिस एबनॉर्मलिटीज़।